नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी प्रतिशोध लेकर आई हूँ। प्रस्तुत है कहानी। माया अपने तिमंजिले मकान की छत पर खड़ी सड़क की ओर उद्विग्न और अधीर आंखों से ताक रही थी और सोच रही थी, वह अब तक आए क्यों नहीं, कहाँ देर लगाई। इसी गाड़ी से तो आने को लिखा था, गाड़ी तो आ गई होगी। स्टेशन से मुसाफिर चले आ रहे हैं। इस वक्त तो कोई दूसरी गाड़ी नहीं आती, शायद असबाब वगैरह रखने में देर हुई। यार दोस्त स्टेशन पर बधाई देने के लिए पहुंच गए हों, उनसे फुर्सत मिलेगी तब घर की सुधि आएगी। उनकी जगह मैं होती तो सीधे घर आती, दोस्तों से कह देती, जनाब इस वक्त मुझे माफ़ कीजिए, फिर मिलिएगा। मगर दोस्तों में तो उनकी जान बसती है। मिस्टर व्यास लखनऊ के नौजवान मगर अत्यंत प्रतिष्ठित बैरिस्टरों में हैं। 3 महीने से वह एक राजनीतिक मुकदमे की पैरवी करने के लिए सरकार की ओर से लाहौर गए हुए हैं। उन्होंने माया को लिखा था, जीत हो गई। 1 तारीख को मैं शाम की मेल में ज़रूर पहुंचूंगा। आज वही शाम है। माया ने आज सारा दिन तैयारियों में बिताया, सारा मकान धुलवाया, कमरों की सजावट के सामान साफ करवाए, मोटर धुलवाई। ये 3 महीने उसने तपस्या के काटे थे, मगर अब तक मिस्टर व्यास नहीं आए। उसकी छोटी बच्ची तिलोत्मा आकर उसके पैरों में चिमट गई और बोली, अम्मा बाबूजी कब आएंगे। माया ने उसे गोद में उठा लिया और चूम कर बोली, आते ही होंगे बेटी, गाड़ी तो कब की आ गई। तिलोत्मा, मेरे लिए अच्छी गुड़िया लाते होंगे ना। माया ने कुछ जवाब न दिया। इंतजार अब गुस्से में बदलता जाता था। वह सोच रही थी, जिस तरह मुझे हजरत परेशान कर रहे हैं उसी तरह मैं भी उनको परेशान करूंगी। घंटे भर तक तो बोलूंगी ही नहीं। आकर स्टेशन पर बैठे हुए हैं, जलाने में उन्हें मज़ा आता है, यह उनकी पुरानी आदत है। दिल को क्या करूं। नहीं, जी तो यही चाहता कि जैसे वह मुझसे बेरुखी दिखलाते हैं उसी तरह मैं भी उनकी बात न पूछूं। एकाएक एक नौकर ने ऊपर आकर कहा, बहू जी लाहौर से तार आया है। माया अंदर ही अंदर जल उठी। उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बड़े जोर की हरारत हो गई। बरबस ख्याल आया, सिवाय इसके और क्या लिखा होगा कि इस गाड़ी से ना आ सकूँगा। तार देना कौन मुश्किल है, मैं भी क्यों न तार दे दूँ कि मैं 1 महीने के लिए मैके जा रहा हूँ। नौकर से कहा, तार ले जाकर कमरे में मेज़ पर रख दो। मगर फिर कुछ सोच समझ कर उसने लिफाफा ले लिया और खोला ही था कि कागज़ हाथ से छूटकर गिर पड़ा। लिखा था, मिस्टर व्यास को आज 10 बजे रात किसी बदमाश ने कत्ल कर दिया। कई महीने बीत गए मगर खूनी का अब तक पता नहीं चला। खुफिया पुलिस के अनुभवी लोग उसका सुराग लगाने के फिक्र में परेशान हैं। खूनी को गिरफ्तार करा देने वाले को 20,000 रुपये इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है, मगर कोई नतीजा नहीं। जिस होटल में मिस्टर व्यास ठहरे थे उसी में 1 महीने से माया ठहरी हुई है। उस कमरे से उसे प्यार सा हो गया है। उसकी सूरत इतनी बदल गई है कि अब उसे पहचानना मुश्किल है, मगर उसके चेहरे पर बेकसी या दर्द या पीलापन नहीं, क्रोध की गर्मी दिखाई पड़ती है। उसकी नशीली आंखों में अब खून की प्यास है और प्रतिशोध की लपट। उसके शरीर का एक एक कण प्रतिशोध की आग में जलता है। अब यही उसके जीवन का ध्येय है, यही उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा है। उसकी प्रेम की सारी निधि यही प्रतिशोध का आवेग है। जिस पापी ने उसके जीवन का सर्वनाश कर दिया उसे अपने सामने तड़पते देखकर ही उसकी आंखें ठंडी होंगी। खुफिया पुलिस भय और लोभ, जांच और पड़ताल से काम ले रही है, मगर माया ने अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए एक दूसरा ही रास्ता अपनाया। मिस्टर व्यास को प्रेत विद्या से लगाव था। उनकी संगति में माया ने कुछ आरंभिक अभ्यास किया था। उस वक्त उसके लिए एक मनोरंजन था, मगर अब यही उसके जीवन का संबल था। वह रोजाना तिलोत्मा पर अमल करती और रोज़ बरोज अभ्यास बढ़ाती जाती थी। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी कि जब अपने पति की आत्मा को बुलाकर उससे खूनी का सुराग लगा सकेगी। वह बड़ी लगन से, बड़ी एकाग्र चित्तता से अपने काम में व्यस्त थी। रात के 10 बज गए थे। माया ने कमरे को अंधेरा कर दिया और तिलोत्मा पर अभ्यास कर रही थी। एकाएक उसे ऐसा मालूम हुआ कि कमरे में कोई दिव्य व्यक्तित्व आया, बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक की तरह एक रोशनी पर नजर आई। माया ने पूछा, आप कौन हैं? तिलोत्मा ने हंसकर कहा, तुम मुझे पहचानती नहीं? मैं ही तुम्हारा मनमोहन हूँ, जो दुनिया में मिस्टर व्यास के नाम से मशहूर था।
आप खूब आए। मैं आपसे खुनी का नाम पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है ईश्वरदास। कहाँ रहता है? शाहजहाँपुर। माया ने मोहल्ले का नाम, मकान का नंबर, सूरत शक्ल सब कुछ विस्तार के साथ पूछा और कागज़ पर नोट कर लिया। तिलोत्तमा जरा देर में उठ बैठी। जब कमरे में फिर रोशनी हुई तो माया का मुरझाया हुआ चेहरा विजय की प्रसन्नता से चमक रहा था। उसके शरीर में एक नया जोश लहरें मार रहा था कि जैसे प्यास से मरते हुए मुसाफिर को पानी मिल गया हो। उसी रात को माया ने लाहौर से शाहजहाँपुर आने का इरादा किया। रात का वक्त। पंजाब में बड़ी तेजी से अंधेरे को चीरती हुई चली जा रही थी। माया एक सेकंड क्लास के कमरे में बैठी सोच रही थी कि शाहजहाँपुर में कहाँ ठहरेगी, कैसे ईश्वरदास का मकान तलाश करेगी और कैसे उससे खून का बदला लेगी। उसके बगल में तिलोत्तमा बेखबर सो रही थी। सामने ऊपर के बर्थ पर एक आदमी नींद में गाफिल पड़ा हुआ था। एकाएक गाड़ी का कमरा खुला और दो आदमी कोट पतलून पहने उस कमरे में दाखिल हुए। दोनों अंग्रेज थे। एक माया की तरफ बैठा और दूसरा दूसरी तरफ। माया सिमट कर बैठ गई। इन आदमियों को यूं बैठना उसे बहुत बुरा मालूम हुआ। वह कहना चाहती थी, आप लोग दूसरी तरफ बैठें, पर वही औरत जो खून का बदला लेने जा रही थी सामने यह खतरा देखकर कांप उठी। वह दोनों शैतान उसे सिमटते देखकर और भी करीब आ गए। माया अब वहाँ न बैठी रह सकी। वह उठकर दूसरे बर्थ पर जाना चाहती थी कि उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया ने जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश करके कहा, तुम्हारी सामत तो नहीं आई है? छोड़ दे मेरा हाथ, सुअर। इस पर दूसरे आदमी ने उठकर माया को सीने से लिपटा लिया और लड़खड़ाती हुई जबान से बोला, विल, हम तुमका बहुत सा रुपया देगा। माया ने उसे सारी ताकत से ढकेलने की कोशिश करते हुए कहा, हट हरामजादे, वरना अभी तेरा सर तोड़ दूंगी। दूसरा आदमी भी उठ खड़ा हुआ और दोनों मिलकर माया को बर्थ पर लिटाने की कोशिश करने लगे। एकाएक यह खटपट सुनकर ऊपर के बर्थ पर सोया हुआ आदमी चौंका और उन बदमाशों की हरकत देखकर ऊपर से कूद पड़ा। दोनों गोरे उसे देखकर माया को छोड़ उसकी तरफ झपटे और उसे घूंसे मारने लगे। दोनों उस पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे और वह हाथों से अपने को बचा रहा था। उसे वार करने का कोई मौका न मिलता था। एकाएक उसने उचक कर अपने बिस्तर में से एक छुरा निकाल दिया और आस्तीने समेट कर बोला, तुम दोनों अगर अभी बाहर न निकल गए तो मैं एक को भी जीता न छोड़ूंगा। दोनों गोरे छुरा देखकर डरे, मगर वह भी निहत्थे न थे। एक ने जेब से रिवाल्वर निकाल लिया और उसकी नली उस आदमी की तरफ करके बोला, निकल जाओ रैस्कल। माया थर थर काँप रही थी। न जाने क्या आफत आने वाली है, मगर खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मतों की पूंजी है। खतरे में पड़कर हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कर गुजरते हैं जिस पर हमें खुद हैरत होती है। वही माया जो अब तक थर थर काँप रही थी, बिल्ली की तरह कूदकर उस गोरे की तरफ लपकी और उसके हाथ से रिवाल्वर खींचकर गाड़ी के नीचे फेंक दिया। गोरे ने खिसियाकर माया को दांत काटना चाहा, मगर माया ने जल्दी से हाथ खींच लिया और खतरे की जंजीर के पास जाकर उसे जोर से खींचा। दूसरा गोरा अब तक किनारे खड़ा था। उसके पास कोई हथियार न था, इसलिए वह छुरी के सामने न आना चाहता था। जब उसने देखा कि माया ने जंजीर खींच ली तो भीतर का दरवाज़ा खोलकर भागा। उसका साथी भी उसके पीछे पीछे भागा। चलते चलते छुरे वाले आदमी ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वह मुंह के बल गिर पड़ा। फिर तो उसने इतनी ठोकरें, इतनी लातें, इतने घूंसे जमाए कि उसके मुंह से खून निकल पड़ा। इतने में गाड़ी रुक गई और गार्ड लालटेन लिए आता दिखाई दिया। मगर वह दोनों शैतान गाड़ी को रुकते देख बेतहाशा नीचे कूद पड़े और उस अंधेरे में न जाने कहाँ खो गए। गार्ड ने भी ज्यादा छानबीन न की और करता भी तो उस अंधेरे में पता लगाना मुश्किल था। दोनों तरफ खड्ड थे, शायद किसी नदी के पास थे। वहाँ 200 आदमी उस वक्त बड़ी आसानी से छिप सकते थे। 10 मिनट तक गाड़ी खड़ी रही, फिर चल पड़ी। माया ने मुक्ति की सांस लेकर कहा, आप आज न होते तो ईश्वर ही मेरा जाने क्या हाल होता। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? उस आदमी ने छुरे को जेब में रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा बेसुध सोया हुआ था कि उन बदमाशों के आने की खबर ही न हुई, पर न मैं उन्हें अंदर पाँव आने ही नहीं दिया होता। अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करूंगा। माया, जी नहीं, खाम खा की बदनामी और परेशानी